हेलो 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 एंड वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ क्लास विस्टा जहाँ पे हम कर रहे हैं क्लास 12 की तैयारी फिजिक्स के साथ। और आज होगा हमारा पहला लेक्चर। हम लोग आज पहले से फिजिक्स का सब्जेक्ट हम लोग शुरू करने वाले हैं। फिजिक्स का कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। थोड़ा सा लेट करके शुरू कर रहे हैं, क्लास 12 है। हमें मुझे पता है कि तुम लोग सोच रहे होगे कि जुलाई का महीना आ गया, ज़्यादा दिन नहीं रहा, लेकिन ट्रस्ट मी, हम लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा देंगे। क्लास 11 का भी फिजिक्स बहुत जल्द शुरू होने वाला है। क्लास 12 का तो अभी से तुम लोग शुरू कर चुके होंगे। अभी जो पहला चैप्टर हम लोग देखेंगे वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का पहला लेक्चर होगा। ये इंट्रोडक्टरी टाइप का ही लेक्चर होगा। ज़्यादा हम लोग इसको मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम, ज़्यादा डिराइवेशन, ज़्यादा न्यूमेरिकल्स उन सब चीज़ों में नहीं जाएंगे। थोड़ा सा एक दो कर भी सकते हैं। ज़्यादा हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर का मतलब बेसिक क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक चार्ज किसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते हैं, उन सबसे रिलेटेड कुछ टर्म्स को हम लोग सीखेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। तो बिना किसी देरी के चलो हम लोग ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो जो क्लास 12 का जो फिजिक्स है वो बेसिकली ये इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स, इन सब के ऊपर ही ज्यादातर जो चैप्टर्स होंगे वो इन सब के टॉपिक पर ही होगा, ठीक है। तो वो जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्जेस, इन सब को लेके ही क्लास 12 का फिजिक्स कंप्लीटली मेड अप है, ठीक है। तो जो पहला जो 2-3 चैप्टर होगा अप टू अंटिल करंट इलेक्ट्रिसिटी जब तक स्टार्ट नहीं होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग का शुरू हो जाता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। मतलब ये जो जितना भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी को लेके जितना भी टॉपिक्स है फिजिक्स का, उन सबको हम लोग ब्रॉडली 2 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को लेके, ठीक है। तो जो पहला क्लास होगा, मतलब पहला जो कैटेगरी होगा वो है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एंड तुम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद जो जितना भी चैप्टर्स करोगे वो सब डील करेंगे इलेक्ट्रो डायनामिक्स के ऊपर। नॉट ऑल द चैप्टर्स बट इलेक्ट्रोडायनामिक्स वाला पोर्शन करंट इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम लोग जो टैकल करेंगे, ये जो सपोज चैप्टर नंबर 1 है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ये होगा तुम लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट। चार्ज इज एट रेस्ट, ठीक है। चार्ज इज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोडायनामिक्स मतलब चार्जेस मूविंग, ठीक है। चार्ज इज इन मोशन, ठीक है, याद रहेगा। इलेक्ट्रोडायनामिक्स मतलब चार्ज इन मोशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज इन रेस्ट। जब भी चार्ज मोशन में चला जाएगा तब हम लोग बोल सकते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है वगैरह वगैरह, वो सब चीजें हम लोग बाद में देखेंगे। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पार्ट है, चार्ज इज एट रेस्ट, ये सब डील करेंगे कि एक पार्टिकल है कहीं पे, उसके ऊपर से कोई फोर्स लग रहा है, ये करंट क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ये सब चीज़ों के ऊपर हम लोग डील करेंगे। उन सबको किसी मैथमेटिकल टर्म से भी इंटरप्रेट करेंगे। मतलब शायद इस लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा मैथमेटिकल टर्म से इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड ये सब डील करेंगे इस चैप्टर में, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पार्ट। तो पहला जो हम लोगों का टॉपिक है उसको हम लोग हेडिंग देते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, क्योंकि हम लोग का फर्स्ट टॉपिक ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? तो अभी तो उन लोगों को शॉर्ट फॉर्म में ये पता चल गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इज नथिंग बट चार्ज इज एट रेस्ट। बट अगर हम लोग इसका डेफिनेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तुम लोग डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हो, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विथ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक, शायद वहाँ पे नहीं लिखेगा तुम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सेट्रा ड्यू टू चार्ज एट रेस्ट, ठीक है। याद रखना, दिस इज ड्यू टू चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑलवेज यूज विथ इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह बिकॉज ऑफ चार्ज एट रेस्ट। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मेन पोर्शन यही है कि दिस इज ड्यू टू चार्ज एट रेस्ट, ठीक है, याद रहेगा।
तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, दैट इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, चार्ज एट रेस्ट तो तुम लोगों को पता चल गया इलेक्ट्रोस्टैटिक से, बट व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो नेक्स्ट तुम लोग हेडिंग ले सकते हो, ये इसमें हेडिंग दे दो, नेक्स्ट एक हेडिंग ले सकते हो, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में शायद तुम लोगों ने क्लास 9 या 10 में थोड़ा सा पढ़ा होगा, क्लास 10 में शायद था, क्लास 10 के फिजिक्स का पोर्शन में, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर में ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। अगर नहीं भी पता है तो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। इलेक्ट्रिक चार्ज इज नथिंग बट अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर, जिसकी वजह से मैटर को एक्सपीरियंस होता है इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक में। ठीक है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर थ्रू विच इट एक्सपीरियंसेस अ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक एंड और मतलब और मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज इलेक्ट्रिकल। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग थोड़ा सा सिंपलर टर्म्स में समझेंगे ना, थोड़ा सा सिंपलर टर्म्स में अगर समझेंगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज नथिंग बट ऐसा, दिस इज नॉट द करेक्ट एग्जैक्ट डेफिनेशन, बट मैं समझाने के लिए तुम लोगों को बोल रहा हूँ, थोड़ा सा सिंपल टर्म्स में बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक चार्ज को तुम लोग समझ लो कि इट इज द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इट इज द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर मैटर में अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज हो सकता है, अगर मैटर से किसी भी मैटर से थोड़ा इलेक्ट्रॉन्स गायब हो जाते हैं, डिफिशियंसी हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, तब भी क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज हो सकता है। ठीक है, तो सपोज मेरे पास कुछ भी चीज है, सपोज दिस इज समथिंग, दिस इज अ मैटर। ठीक है, मुझे पता है कि यहाँ पे मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, राइट, और एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अभी इस मैटर में देयर इज जितना भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, यहाँ पे जितना भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। प्रोटॉन्स में पी पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव दे देता, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अभी प्रोटॉन्स मतलब पॉजिटिव चार्ज, ये हम लोगों ने केमिस्ट्री में क्लास 11 में ही कर आ चुके हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, अभी इसमें इक्वली बैलेंस्ड है, मतलब इसका टोटल नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इज 0। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इज 0। अगर यहाँ पे सपोज मान दो कि मेरे पास 100 प्रोटॉन्स था और 100 इलेक्ट्रॉन्स, 100 प्रोटॉन्स है एंड देयर आर 100 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सपोज यहाँ से मैं 10 इलेक्ट्रॉन कम कर लेता हूँ, मेरे पास 100 से क्या बच गया, 90 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बन गया, ये टोटल जो मैटर था ये पॉजिटिवली चार्ज बन गया, दिस बिकम पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, और अगर यहाँ पे मेरे पास सपोज पहले बैलेंस 100 था, लेकिन सपोज मेरे पास प्रोटॉन कम हो गया, या फिर तुम सोच सकते हो कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, सपोज 10 इलेक्ट्रॉन्स इज मोर, मेरे पास 100 था, मेरे पास बन गया 110। अब ये जो 110 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके वजह से देयर इज एन एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज, सब क्या बन जाएगा, तब यह नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। नॉर्मली इट इज जीरो चार्ज, मतलब न्यूट्रल है, हियर देयर इज नो चार्ज इन दिस मैटर। नॉर्मल ही मैटर में नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज बैलेंस रहता है, लेकिन अगर कम ज्यादा हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स, तब क्या हो जाएगा, एक चार्ज वो कैरी करने लगेगा। तो तुम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को ऐसे लिख सकते हो, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, सो ऐसे इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर लिख लेना, ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड और मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ठीक है, अगर नोट करना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके नोट कर दो, वरना जो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, और मैंने बाद में मैं लेक्चर के एंड में मैं बता भी दूंगा टेलीग्राम चैनल में, वहाँ पे जाके तुम हैंड रिटन नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। मेरा जो हैंड रिटन नोट्स है डायरेक्टली मैं उसको ही पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो उसको तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट निकाल के डायरेक्टली पढ़ सकते हो।
चलो अभी इलेक्ट्रिक चार्जेस पता चल गया। अभी हम लोग ये जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने ऑलरेडी फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं हम लोग, लेकिन उसको ही थोड़ा सा और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये जो प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो पहले प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा सा, प्रोटॉन के बारे में मैं लिख देता हूँ कि प्रोटॉन तुम लोगों को पता ही होगा और तुम लोगों ने केमिस्ट्री में ऑलरेडी डील किया होगा। प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज और उसका चार्ज कितना होता है, अगर मैं इसको क्यूपी से डिनोट करूँ तो चार्ज ऑफ का प्रोटॉन इज प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, दिस इज चार्ज ऑफ द प्रोटॉन। और मास ऑफ अ प्रोटॉन, मास भी मैं लिख देता हूँ, इवन दो इट्स नॉट अभी के लिए डायरेक्टली ज़रूरी नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूँ। इट इज़ 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, होगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। पता ही है तुम लोगों को, इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज। एन इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग इसको अगर हम लोग क्यू ई से डिनोट करते हैं, इट इज दिस वैल्यू बट इन नेगेटिव। ठीक है, तो मतलब -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ इन इलेक्ट्रॉन इज थोड़ा सा डिफरेंट। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का मास में थोड़ा सा डिफरेंट है। मास ऑफ इन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 किलो का। ठीक है, और जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन इज जीरो चार्ज, मतलब न्यूट्रल चार्ज होता है। दिख ही देता हूँ मैं, न्यूट्रॉन में जीरो चार्ज होता है और उसका मास होता है, इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ प्रोटॉन। तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलो फार। ठीक है, अब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के बारे में तो पता चल गया तुम लोगों को। अभी हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज अगर कंडक्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं। मुझे पता है कि तुम लोगों को पता है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा इस सब के बारे में देख लेंगे कि अगर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज इज गेटिंग पास टू अ मैटर, तो उसको क्या बोलते हैं। किसी सब्सटेंस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को कंडक्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को कंडक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं। तो मुझे पता है तुम लोगों को पता है, तो जब तक कि मैं ये बोर्ड मिटाता रहता हूँ, तुम लोग बोल सकते हो या तुम लोग अपने कॉपी पे हेडिंग भी डाल सकते हो कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज कंडक्टर। कंडक्टर क्या है, कंडक्टर इज नथिंग बट देयर इज if a substance can conduct electric fields, मतलब it allows electric charges, ठीक है, it allows electric charges to pass through them। सपोज मेरे पास ये पेन, ठीक है, अगर मैं इस एंड में इसको थोड़ा सा इलेक्ट्रिक चार्ज दे दूं, कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज दे दूं, क्या मैं इस एंड में वो उस इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट कर पाऊंगा, क्या मैं फील कर पाऊंगा, क्या ये पास होगा, ये इलेक्ट्रिक चार्ज इधर से इधर तक पास होगा। तो उसका आंसर होगा कि नहीं, ये पास नहीं होगा। लेकिन अगर मेरे पास ये पेन के जगह पे एक सपोज स्टील का रॉड होता, सेम साइज का, मान लो कि ये स्टील का रॉड है, ठीक है, दूसरा पेन दे दो, ये पेन नहीं है, मान लो कि ये स्टील का रॉड है। ठीक है, ये स्टील के रॉड में अगर इधर से मैंने एक इलेक्ट्रिक चार्ज को दे दिया, क्या मैं इधर से इस इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट कर पाऊंगा, क्या मैं फील कर पाऊंगा। तो वो उसका आंसर होगा हाँ। तुम सबको पता होगा कि उसका आंसर है हाँ। क्यों, क्योंकि वो कंडक्ट कर सकता है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज को इधर से इधर तक कंडक्ट कर सकता है। सो कंडक्टर्स आर नथिंग बट मटेरियल्स या सब्सटेंसेस, तुम लोग बोल सकते हो, मटेरियल्स दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस। एग्जाम्पल बहुत कुछ हो सकता है। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, मेटल्स हो सकता है, मोस्ट मेटल्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस। देन सॉल्ट सॉल्यूशंस, ठीक है, ये भी
चार्ज कंडक्ट कर सकता है। क्लास 10 या 11 में एक फेमस एक्सपेरिमेंट भी तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट पढ़ेंगे इंसुलेटर्स। अब ये इंसुलेटर्स क्या है? ऑब्वियसली इट इज द ऑपोजिट ऑफ कंडक्टर्स। मतलब कोई सब्सटेंस अगर करंट या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज को पास होने नहीं देता, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे इंसुलेटर्स। अब ये इंसुलेटर्स एग्जांपल, ये पेन, पता था ना तुम लोगों को, मैंने जो एग्जांपल दिया है यहाँ पे, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज दे दिया मैंने, यहाँ पे डिटेक्ट नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉट बीइंग कंडक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मटेरियल्स दैट does not या do not conduct electric charge। एग्जाम्पल प्लास्टिक ले लो, वुड ले लो, ग्लास ले सकते हो, एंड एटसेट्रा। ठीक है, होगा, समझ आया? अगर पॉज से भी नोट करना है तो कर सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग देखेंगे दैट इज डाई इलेक्ट्रिक्स। डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक्स नथिंग बट, क्योंकि तुम लोग इस चैप्टर में बार बार डाई इलेक्ट्रिक, बार बार ये वर्ड आ जाएगा, इसलिए मैंने ये पूरा सेक्शन ही करवा दिया तुम लोगों को। डाई इलेक्ट्रिक्स आर नथिंग बट, याद रखना, इंसुलेटर्स। ठीक है, हम लोग कैसे याद रखेंगे कि इंसुलेटर्स एंड डाई इलेक्ट्रिक्स आर द सेम थिंग, आर द सेम थिंग। ठीक है, एंड लास्ट में एक चीज और याद रखना, देर इज अनदर थिंग कॉल्ड सेमी कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, अब ये सेमीकंडक्टर्स क्या होता है, इसके बारे में तो एक अलग ही चैप्टर है, एक पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन जो बेसिक डेफिनेशन इज, सेमीकंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। ठीक है, याद रहेगा कि अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस में ही ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। इसके बारे में एक अलग सा पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, वो अलग ही चैप्टर में हम लोग उसको डील करेंगे। अभी के लिए सिर्फ सेमीकंडक्टर्स का ये चीज याद आती। डाइलेक्ट्रिक्स आर नथिंग बट इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर इंसुलेटर तो तुम लोगों को पता ही होगा। अभी हम लोग थोड़ा सा फिर से चार्ट के ऊपर जाएंगे। ठीक है, यूनिट वगैरह देखेंगे। चलो नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो यूनिट ऑफ चार्ज मीटिंग डालते हैं, यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज लिख दे, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट हम लोग दो सिस्टम में लिख सकते हैं। जब भी हम लोग फिजिक्स में यूनिट के बारे में डील करेंगे, जैसे कि क्लास 11 में शायद तुम लोगों ने पढ़ा होगा, भैया मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा सा तुम लोगों को बेसिक नॉलेज है। ठीक है, अगर बाई चांस कहीं पे अटक भी जाते हो ना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि नहीं, मुझे क्लास 11 में मैंने ये वाला पोर्शन स्किप किया था, मुझे समझ में नहीं आया था, तो मैं वो भी अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, जब तक तुम लोग नहीं बोलोगे तो मुझे भी समझ में नहीं आएगा ना, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है, क्या तुम्हें बुरा लग रहा है, क्या तुम्हें ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो क्लास 11 में हम लोगों ने पढ़ा था कि जितने भी हम लोग फिजिक्स में यूनिट्स को डील करेंगे, वो सब दो सिस्टम्स में देखेंगे, एक तो ऐसा है, एक तो सीजीएस। दोनों ही यूनिट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अगर ऐसा यूनिट की मैं बात करूँ, ऐसा यूनिट अगर मैं बात करूँ, ऐसा यूनिट इज कूलम। ठीक है, कूलम सक्सेस से मिलते बाबा, कूलम सी से हम लोग डिनोट करते हैं। और एक भी यूनिट है उसको हम लोग, मतलब कूलम को ही और एक तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज एम्पियर सेकेंड। ठीक है, एम्पियर सेकेंड से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं ऐसा यूनिट को, मतलब कूलम एंड एम्पियर सेकेंड इज सेम थिंग। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम थिंग। चलो अभी सीजीएस यूनिट्स जो होता है, सीजीएस यूनिट जो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, दैट इज नोन एज स्टैट कूलम, STAT कूलम्स। या इसको हम लोग जब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, उसको लिखते हैं ESU। ठीक है, ESU ऑफ चार्ज हम लोग बोल सकते हैं।
जब भी हम लोग सीजीएस यूनिट के बारे में डील करेंगे, तब हम लोग बोल सकते हैं दिट इज स्टैक कूलम या ईएसयू यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, अभी कूलम एट स्टैक कूलम का रिलेशन हम लोगों को जानना है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज याद रखना 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ ESC। ठीक है, 1 कूलम इज 3 इंटू 10⁹ ESC। इसका जो डिराइवेशन है ये मैं तुम लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, वैसे भी आता नहीं है, सिर्फ अगर तुम लोगों को एक्स्ट्रा थोड़ा सा जानना है कि 1 कूलम कैसे 3 इंटू 10⁹ ESC होता है, ये मैं तुम लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। अगर तुम लोगों को नहीं आता तो मैं नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा या फिर कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा कि कैसे होता, मतलब जो डिराइवेशन का पार्ट होता है वो कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। ठीक है, सिर्फ ये तुम लोगों को याद करना पड़ेगा कि 1 कूलम इज 6 इंटू 10⁹ ESC। ठीक है, और अगर हम लोग डायमेंशन की बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज का, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तुम लोग बहुत ही इजीली एसआई यूनिट से निकाल सकते हो। जो एसआई यूनिट है एम्पियर सेकेंड, कूलम से डायरेक्टली इतना इजीली नहीं निकाल सकते, लेकिन एम्पियर सेकेंड को अगर पकड़ोगे तो तुम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हो, क्योंकि एम्पियर इज वन ऑफ द डायमेंशन डोमेन, सेकेंड इज वन ऑफ द डायमेंशन डोमेन, लाइक डायरेक्टली नहीं, सेकेंड इज द डायमेंशन डोमेन ऑफ टाइम। ठीक है, एम्पियर इज एम्पियर, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज A in 1 E in 1। ठीक है, एम्पियर A in 1, सेकेंड टाइम का तो टाइम इन 1। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी हम लोगों को पता चल गया, दैट इज A in 1 T in 1। एंड ऐसा यूनिट हम लोगों को पता चल गया फुलम है, एंड सीजीएस यूनिट पता चल गया हम लोगों को कि वो ESU है या फिर स्टैक कूलम। ठीक है, तो चलो अभी नेक्स्ट हम लोग जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज थोड़ा मतलब ये थ्योरी वाला ही पोर्शन है, प्रॉपर्टी तो हम लोग मैं लिख के ही डायरेक्टली दिखा देता हूँ, क्योंकि टाइम जाएगा अगर एक एक करके मैं लिख देता हूँ। मैं समझा दूंगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या क्या होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक में। चलो अभी मैंने प्रॉपर्टी सब लिख दिया है बोर्ड पे, ताकि तुम लोगों को ज़्यादा टाइम ना लगे। तुम लोग पॉज करके एक बार लिख सकते हो अगर लिखना चाहते हो पहले ही, या फिर मैं डायरेक्टली समझाने में चला जाता हूँ कि चार्ज, जो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है यहाँ पे मैंने लिख दिया है। द फर्स्ट इज चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, वो तो हम लोगों को वैसे भी पता है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट इज चार्ज इज ट्रांसफरेबल। अब ये ट्रांसफरेबल मतलब क्या है? चार्ज इज ट्रांसफरेबल मतलब कोई भी अगर दो बॉडीज ऑफ चार्ज है, ठीक है, सपोज एक बॉडी में ज्यादा चार्ज है एक बॉडी में कम है, तो वो चार्ज जो ज्यादा एक्सेस चार्ज है ना, वो कम वाले बॉडी में ट्रांसफर हो भी सकता है। ठीक है, सपोज यहाँ पे एक बॉडी है जहाँ पे ज्यादा चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा चार्ज है, मतलब यहाँ पे सपोज 10 चार्ज, मतलब मैं यूनिट में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे 10 चार्ज है और यहाँ पे 0 चार्ज है, कोई भी चार्जेस नहीं है। तो अगर ये दोनों अगर एक दूसरे को सपोज टच कर लेते हैं, तो वो इसका चार्ज इसके ऊपर ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, ये जो चार्जिंग का मेथड्स है ये भी हम लोग बाद में देखेंगे कि हाउ वन मटेरियल इज चार्ज्ड, तो तब तुम लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे चार्ज इज ट्रांसफरेबल। ठीक है, चार्ज इज ट्रांसफरेबल ये तुम लोगों को और भी अच्छे से पता चल जाता है। नेक्स्ट इज चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। ये जो चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, ये जो मैंने पॉइंट लिखा है, ये क्यों लिखा है, ये नेक्स्ट वाले पॉइंट से बहुत ही रिलेटेड है, एंड इसके बारे में हम लोग अलग से ही बात करेंगे। तो अभी के लिए मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि चार्ज एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज, ये दोनों, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास एंड चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज, ये दोनों टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेनोमेनन हम लोग चार्ज के ऊपर देख सकते हैं कि ये दोनों चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सम इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एंड विच इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, मतलब जब चार्ज थोड़ा सा ट्रांसफर होता है ना, मतलब एक बॉडी में थोड़ा सा ज्यादा चार्ज है, मतलब क्या है, सिंपल सी भाषा में अगर मैं तुम्हें समझाऊं, मैंने पहले ही चैप्टर के बिगिनिंग में तुम लोगों को बोला था कि क्या होता है चार्ज, मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सपोज इलेक्ट्रॉन्स का भी तो एक मास है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, तो मेरे पास सपोज 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मेरा उतना ही मास थोड़ा बढ़ गया है कि नहीं?
मतलब ज्यादा 10 नेगेटिव चार्ज है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा है तो उस उतना ही हिसाब से मास भी पड़ता है। अगर चार्ज कम है मतलब इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो उतना ही मास नहीं है मेरे पास, इतना ही अमाउंट में चार्ज भी चला गया है मेरे पास से, मतलब उस मटेरियल से। तो ऐसे ही चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज, मतलब चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इसके बारे में हम लोग अच्छे से पूरा बात करेंगे नेक्स्ट मतलब टॉपिक में। इसको मैं समझा देता हूँ, फिर क्वांटाइजेशन में चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज चार्ज इज कंजर्व। चार्ज इज कंजर्व, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मास तो तुम लोगों ने क्लास 11 के केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है, या फिर क्लास 10 के फिजिक्स में भी था, ठीक है। चार्ज इज कंजर्व्ड मतलब no amount of charge is no amount of charge is created, ठीक है। it can only be transferred from one form to other, ठीक है, from one thing to other, from one form to other charge can be transferred but it cannot be created nor be destroyed, ठीक है। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, वो तो पता है, तो चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते, चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। नेक्स्ट चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट मतलब स्पीड से इंडिपेंडेंट हो। चार्ज इज नॉट डिपेंडेंट ऑन स्पीड, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सेलरेटेड चार्ज ऑलवेज रेडिएट्स एनर्जी। इसके बारे में हम लोग बाद के चैप्टर्स में, मतलब ये चैप्टर नहीं है, बाद के चैप्टर्स में जब भी चार्ज इन मोशन आ जाएगा तब जब एनर्जी रिलीज होगा वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये बात है। नेक्स्ट ये तो इंपॉर्टेंट चीज है और तुम लोगों को पता ही होगा कि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट। मतलब अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और मैंने एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, सो दे विल सपोज मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है एंड मेरे पास है सपोज नेगेटिव चार्ज। इसका शायद तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा कैमरा में, इसको ले लेता हूं। ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, दे विल अट्रैक्ट, ठीक है। लेकिन अगर दोनों ही पॉजिटिव है, सपोज यहाँ पे एक पॉजिटिव है एंड दूसरा भी पॉजिटिव है, दे विल रिपेल ईच अदर, दे विल पुश ईच अदर अवे, रिपेल कर देंगे, ठीक है। वो मैग्नेट के कॉन्सेप्ट भी से भी तुम लोग समझ सकते हो। मैग्नेट में भी क्या होता है, सिमिलर पोल्स अगर होता है तो रिपेल कर देता है, डिसिमिलर पोल्स होता है तो अट्रैक्ट कर देता है। वैसे ही चार्जेस भी सेम है, सेम टाइप ऑफ चार्ज, सेम पोलरिटी ऑफ चार्ज विल रिपेल ईच अदर, डिसिमिलर पोलरिटी ऑफ चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज चला गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग और अच्छे से देखेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि द चार्ज ऑफ अ बॉडी, ठीक है, मतलब नेट चार्ज ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू सम इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब होल नंबर मल्टीपल, होल नंबर से मल्टीप्लाई होगा ऑफ अ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। यहाँ पे जब हम लोग बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में बात करते हैं तो हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करते हैं। हम लोगों ने उस चीज से ही चैप्टर का शुरू किया था कि चार्ज मतलब ही है एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो यहाँ पे मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, मैं डेफिनेशन तो तुम लोग भी लिख सकते हो या तुम लोगों को नोट्स में भी मिल जाएगा। मैं समझाने की बात कर रहा हूँ कि अगर हम लोग नेट चार्ज ऑफ अ बॉडी देखें, ठीक है, नेट चार्ज को अगर हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, चार्ज को जनरली क्यू से डिनोट करते हैं, तो नेट चार्ज ऑफ अ बॉडी इज एन होल नंबर इंटीग्रल, मतलब होल नंबर मल्टीपल या फिर इंटीग्रल मल्टीपल मतलब एन, ठीक है, ऑफ अ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, किसके साथ, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो एन है यहाँ पे याद रखा, वेयर एन कैन ऑल्सो बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन इट ऑल्सो बी जीरो। जीरो चार्ज भी तो हो सकता है, ठीक है, कोई भी चार्ज नहीं होता है कि वो जीरो चार्ज होगा, ठीक है। जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है जीरो इलेक्ट्रॉन्स है तो जीरो ही तो, जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं है, जीरो इलेक्ट्रॉन चार्ज है, जीरो इलेक्ट्रॉन चार्ज है, नो चार्जेस दे। एंड ये जो इलेक्ट्रॉन है मतलब ई जो हम लोग बोल रहे हैं, दैट इज अ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ फुल। ये किस में है, ये नेगेटिव में है, याद रखना, दिस इज ए नेगेटिव,
क्योंकि प्रॉब्लम्स अगर आता है तो इसको नेगेटिव में ही बिठाना पड़ेगा, तो याद रखना। एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का हम लोग फिर लास्ट में डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं कि चार्ज ऑफ अ बॉडी, चार्ज ऑफ अ बॉडी प्रॉपर्टी पे वर्चू ऐसे लिख सकते हो कि by which charge of a body is an integral multiple of a basic unit of charge. SE इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। बाई चांस कभी कभार ना लिखते लिखते मेरा थोड़ा सा हैंड राइटिंग स्मॉल हो जाता है, चिंता मत करो। अगर जूम कर सकते हो तो मतलब पॉज करके जूम करके देख लो, अगर नहीं कर सकते हो तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके तुम लोग वो डायरेक्टली हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, तो तुम लोग वहाँ से भी कर सकते हो। डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। और फिर भी अगर प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि अगर हैंड राइटिंग मतलब और भी बड़ा लिखना होगा तो मैं बड़ा ही लिख दूंगा, ठीक है। चलो, अभी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया। अभी हम लोग देखेंगे कि मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग चार्ज, मतलब मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, ठीक है। लेकिन मेथड ऑफ एक्वायरिंग ऑफ चार्ज मतलब चार्जिंग ऑफ अ बॉडी से जाने से पहले मैं ये क्वांटाइजेशन के बारे में एक छोटा सा नोट तुम लोगों को बोलना चाहता हूँ। नोट करके तुम लोग लिख सकते हो कि अगर एन, ठीक है, मतलब एन इंटीग्रल मल्टीपल जो है वो अगर बहुत ही ज्यादा होगा, मतलब मैक्रोस्कोपिक टर्म्स में अगर हम लोग बात करेंगे, तब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस इग्नोर, ठीक है। नोट करके तुम लोग ये लिख सकते हो, quantization of charge is ignored in macroscopic bodies, जहाँ पे मतलब n इज वेरी वेरी ग्रेटर देन e, ठीक है। जनरली क्या होता है जब हम लोग फिजिक्स का ये जो हम लोग थियोरेटिकल फिजिक्स जो पढ़ते हैं, ठीक है, वो रियल लाइफ सिनेरियो से थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा। इट्स नॉट लाइक इट इज वेरी डिफरेंट। ऐसा नहीं कि वो जो प्रिंसिपल तुम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हो वो रियल लाइफ में अप्लाई नहीं होता, अप्लाई होता है। लेकिन क्या होता है, जो हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल्स की बात करते हैं ना, वो थोड़ा सा बहुत ही स्मॉल चार्जेस, पॉइंट चार्जेस के ऊपर बात करते हैं। पॉइंट चार्जेस के बारे में तुम लोगों को पता चल भी जाएगा जब हम लोग डेरिवेशन शुरू करेंगे। तो वहाँ पे क्या होता है, पॉइंट चार्जेस के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं ना, तब बहुत ही स्मॉल चार्जेस के बारे में बात करते हैं। स्मॉल चार्जेस के बारे में बात करने से क्वांटाइजेशन जो थ्योरम है वो होल्ड रहता है। लेकिन जब हम लोग लार्ज स्केल में बात करते हैं, अगर तुम अपने घर में ही देखो, ठीक है, घर में तो वैसे ही चार्जिंग मोशन है, मतलब जो करंट आता है, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, वो तो चार्जिंग मोशन है। फिर भी अगर वहाँ पे हम लोग बात करेंगे तब क्वांटाइजेशन डायरेक्टली होल्ड नहीं होता, ठीक है, क्योंकि मैक्रोस्कोपिक लेवल में चला गया, ठीक है। ये सिर्फ मैं तुम लोगों को नोट बताने के लिए ही मैंने मतलब बताया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ याद रखना कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ मैक्रोस्कोपिक, ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। अब ये चार्जिंग ऑफ अ बॉडी मतलब अगर किसी बॉडी में अगर हम लोग खुद से इंड्यूस कर रहे हैं, मतलब खुद से दे रहे हैं चार्ज, उसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, मतलब तीन तरीके से हम लोग कर सकते हैं। उसको हम लोग मैं लिख देता हूँ। वन इज थ्रू फ्रिक्शन, ठीक है, थ्रू बाई रबिंग भी बोल सकते हो, बाई रबिंग, और इसको ब्रैकेट में फ्रिक्शन भी मैं दे। देयर इज अनदर वे, नंबर टू अगर मैं दे देता हूँ, देयर इज कंडक्शन। कंडक्शन इज बाई टचिंग, कंडक्शन इज बाई टचिंग, ठीक है। एंड देयर इज नंबर थ्री, दैट इज कॉल्ड इंडक्शन, ठीक है। बाय रबिंग यानी फ्रिक्शन, देन कंडक्शन, देन इंडक्शन, तीनों चीज को हम लोग पढ़ेंगे। पहला जो है बाय रबिंग, इसको तो तुम लोग समझ ही चुके हो, बाय द मतलब रीडिंग। बाय रबिंग मतलब किसी चीज को अगर हम लोग
रब करते हैं तो कभी कभार क्या होता है, देर इज अ चार्ज, मतलब चार्ज होना शुरू हो जाता है, मतलब चार्ज इज एक्वायर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। कैसे? थ्रू रबिंग। ठीक है, इसका फेनोमेनन तुम लोगों ने, मतलब हम लोगों के टाइम में हम लोगों ने स्कूल में बहुत किया होता है। स्कूल में जब हम लोग पूरा नहा वहा के जाते थे, तब क्या करते थे, वो जो पेन रहता है ना, पेन का ढक्कन हम लोग अपने ऐसे सिर पे घिसते थे। ठीक है, और क्या होता है, छोटा छोटा मतलब ऐसे पेपर का मतलब टुकड़ा लेते थे और ऐसे करके उसको सामने ले जाते थे, तो पेपर ना थोड़ा ऐसा उठ जाता था। मतलब सपोज उसको मैंने पहले ऐसे अपने बालों में घिस लिया, हेयर में घिस लिया, फिर वहाँ पे अगर यहाँ पे पेपर्स थे तो पेपर्स के ऊपर ऐसे ऐसे करने से थोड़ा सा मतलब क्या होता था, पेपर ऊपर ऊपर उठना शुरू हो जाता था। दैट इज एन इलेक्ट्रिकल फील्ड्स की वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से हो रहा है। तो ये जो जब मैंने अपने हेयर में ये अपने प्लास्टिक को घिसा, रब किया, तब क्या हुआ, फ्रिक्शन जनरेट हुआ, एंड इस फ्रिक्शन की वजह से एक इलेक्ट्रिक चार्ज भी क्रिएट हुआ। इस इलेक्ट्रिक चार्ज को ही हम लोग बोल सकते हैं कि भाई रबिंग हुआ है। तो बहुत सारे मटेरियल्स हैं जिससे ये रबिंग, सो रबिंग ये हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं देता हूँ ग्लास रॉड, ठीक है, ए नंबर दे देता है ग्लास रॉड। अगर ग्लास रॉड में सिल्क को घिसोगे, ठीक है, ग्लास रॉड में अगर सिल्क को घिसोगे, ग्लास रॉड में अगर सिल्क को घिसोगे मतलब रब करोगे, तब क्या हो जाएगा, ग्लास रॉड में एक चार्ज आ जाए। ठीक है, और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ वूल। ठीक है, वूल में अगर इसको घिसोगे, क्या बोलते हैं उसको, एफ्लॉन को घिसोगे। ठीक है, एफ्लॉन को घिसोगे या फिर रबर को भी बोल सकते हो, रबर। वूल में अगर एफ्लॉन या रबर को घिसोगे, तब वूल में भी क्या हो जाएगा, एक चार्ज आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज फर। फर फर जो होता है, फर का क्लोथ्स होता है ना, या फिर तुम लोग ऐसे भी समझ सकते हो, जो कैट के ऊपर जो उसका स्किन में जो हेयर्स होता है उसको हम लोग फर बोलते हैं। फर में अगर इबोनाइट, इबोनाइट बोल के एक सब्सटेंस होता है, इबोनाइट रॉड, वो अगर हम लोग घिसते हैं, मतलब इबोनाइट का कुछ चीज घिसते हैं, तो क्या हो जाता है, चार्जेस इंड्यूस अपॉन इट। या फिर उन लोग बोल सकते हो, और क्या है, ये प्लास्टिक का वो गैर में अगर घिसते हो तो क्या हो जाता है, ये इंड्यूस करता है। क्या इंड्यूस करता है, चार्ज इंड्यूस करता है। इंड्यूस नहीं करता है, इंड्यूस करेगा तो मतलब इंडक्शन में चला गया। यहाँ पे चार्ज इज ट्रांसफर, मतलब चार्ज, ये बॉडी चार्ज हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट में रहते हैं कंडक्शन। कंडक्शन ऑब्वियसली, कंडक्शन कंडक्टर भी हम लोगों ने कर लिया था। कंडक्शन इज डायरेक्ट टचिंग, मतलब अगर दो मटेरियल्स टच कर रहे हैं, ओके, दूसरे पेन से दिखा देता हूँ। सपोज दो मटेरियल्स टच कर रहे हैं, यहाँ पे एक मटेरियल है जहाँ पे ऑलरेडी चार्ज है, मतलब सपोज यहाँ पे मान लो कि कुछ है, 10 चार्ज है, तो जैसे कि मैंने पहले ही टोका था, एंड यहाँ पे और एक मटेरियल है दैट इज 0 चार्ज में। ठीक है, ये कितने में है, 0 चार्ज में। अगर ये दोनों टच करते हैं, देयर इज ए टच हैपनिंग बिटवीन द, मतलब टच हो रहा है दोनों में, कांटेक्ट हो रहा है। अगर कांटेक्ट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 10 लूज करके यहाँ पे थोड़ा सा चार्ज चला जाएगा। कैसे? थ्रू कंडक्शन। दिस इज ड्यू टू कंडक्शन। मतलब कंडक्शन हैपेंस व्हेन देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन material from one body to another due to contact. Due to contact, conduction happens. Yeah, right. And conduction happens. मैं पहले लिख देता हूँ कि कंडक्शन happens due to contact between two bodies, and याद रखना और एक चीज, कंडक्शन occurs across a potential difference. अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ोगे तुम लोग।
पोटेंशियल डिफरेंस तो अभी से शुरू होने वाला है, सिर्फ ये तो इंट्रोडक्टरी क्लास है। बहुत सारे चीज़ें करेंगे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को लेके, लेकिन सिंपल सी भाषा में समझ लेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट, यहाँ पे सपोज ये दोनों बॉडी का है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज नहीं है, इसका पोटेंशियल है। इस पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल ये है कि वो चार्ज दे सकता है। जबकि हम लोग बोलते हैं ना कि इस बच्चे में पोटेंशियल है, तुम में पोटेंशियल है कि तुम लोग अच्छा करोगे एग्जाम में। पोटेंशियल मतलब एबिलिटी, एबिलिटी है कि ये चार्ज दे सकता है, इसका एबिलिटी है कि ये चार्ज ले सकता है। देयर इज अ डिफरेंस इन देयर एबिलिटी। ये चार्ज दे सकता है, इस ये केपेबल है, क्योंकि इसके पास 10 है, जिसके पास ज्यादा है वो ही को देगा ना। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम लोग पैसे किसको दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते। तो सपोज इसके पास चार्ज है, तो मतलब ये चार्ज दे सकता है, क्योंकि इसके पास एबिलिटी है, मतलब पोटेंशियल है। इसके पास नहीं है, ये ले सकता है, इज ए पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ही चार्ज जाएगा। सपोज यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, सपोज मान लो कि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 है, कंडक्शन होगा? नहीं होगा। इवन दो माइक्रोस्कोपिक लेवल में शायद चार्ज का इंटरेक्शन हो रहा है, लेकिन तुम लोग अगर मेजर करने जाओगे, यहाँ पे भी 10 मिलेगा, यहाँ पे भी 10 ही मिलेगा, थोड़ी देर बाद कंडक्ट करने, मतलब टच करने के बाद, कॉन्टेक्ट करने के बाद ही। सपोज मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 है, तो अभी कंडक्शन कहाँ से रहा होगा? कंडक्शन यहाँ से यहाँ होगा, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अभी चेंज हो गया है। इसके पास ज्यादा है, इसके पास है, इसके पास 10 है मान लिया, लेकिन इसके पास ज्यादा है, इसके पास 100 है, 100 है, तो ये थोड़ा सा इसको देना स्टार्ट कर देगा। तो पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये दोनों में चार्ज इंटरैक्ट करेगा, चार्ज विल बी ट्रांसफर्ड, हिज बॉडी विल बी चार्ज। ठीक है, याद रहेगा। चल, नेक्स्ट इज इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है? इंडक्शन में एक्चुअली देयर इज नो डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ठीक है, देयर इज नो डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ चार्ज। मैं इंडक्शन में पहले ही लिख देता हूं कि इंडक्शन में इंडक्शन हैपेंस विदाउट कॉन्टैक्ट। ठीक है, इंडक्शन हैपेंस विदाउट कॉन्टैक्ट एंड देयर इज नो डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ चार्ज। अब थोड़ा सा इंडक्शन को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा समझने का मतलब चीज है। इंडक्शन कब होता है? सपोज मेरे पास एक चार्ज बॉडी है, सपोज मेरे पास एक चार्ज बॉडी, यहाँ पे सपोज 10 चार्ज, एंड मान लेता हूँ ये 10 चार्ज पॉजिटिव चार्ज प्लस 10 चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। सपोज मेरे पास एक और बॉडी आ गया यहाँ पे विथ क्लोज कॉन्टैक्ट, नो टचिंग बट क्लोज कॉन्टैक्ट, सामने है, क्लोज है लेकिन टच नहीं है। तो ये जो 10 है ना, मतलब ये जो 10 है, यहाँ पे जो नो चार्ज वाला बॉडी है, इसको याद रखना कि ये जो नो चार्ज वाला बॉडी मतलब क्या होता है। पहले ही मैंने समझा दिया था कि नो चार्ज ऑफ अ बॉडी मीन्स देयर इज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज सेम। तो इस बॉडी में सपोज प्रोटॉन जितना है, मैं प्रोटॉन को सपोज ब्लैक से दिखा रहा हूँ, ठीक है, जितना प्रोटॉन है उतना ही सपोज इलेक्ट्रॉन्स है। मैं रेड से इलेक्ट्रॉन्स को दिखा, ठीक है, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, प्रोटॉन्स ब्लैक से, इलेक्ट्रॉन्स मैं रेड से दिखा, ठीक है। अभी मान लो यहाँ पे मैंने ये जो बॉडी लाया है, यहाँ पे +10 चार्ज है। +10 चार्ज मतलब प्रोटॉन का एक्सेस है। अगर प्रोटॉन का एक्सेस है, प्रोटॉन का एक्सेस है मतलब यहाँ पे +10 चार्ज है। जैसे कि हम लोगों को पता है ऑलरेडी कि सिमिलर चार्जेस विल रिपेल ईच अदर, डिसिमिलर चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर, याद है ना। तो ये जो +10 वाला चार्ज है वो क्या करेगा, ये जो पॉजिटिव प्रोटॉन वाला प्रोटॉन्स है उन सबको रिपेल करना शुरू करेगा, थोड़ा सा रिपेल करेगा। एंड जो इलेक्ट्रॉन्स है जो कि नेगेटिव चार्ज है, डिसिमिलर चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज से, इन सबको थोड़ा सा अपने ओर, अपने तरफ खींचेगा। तो क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, अगर मैं यहाँ से समझाऊं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करेगा, थोड़ा सा ऐसा ओरिएंट हो जाएगा, एक साइड में ओरिएंट हो जाए, ठीक है, एक साइड में ओरिएंट हो जाएगा। एंड जो प्रोटॉन्स है वो तो रिपेल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तक बताऊंगी, पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन थोड़ा सा इस साइड में मतलब ओरिएंट हो जाएगा। तो तुम लोग देख सकते हो कि दिस साइड ऑफ द बॉडी, दिस साइड ऑफ द बॉडी, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी क्या हो गया, थोड़ा सा नेगेटिव हो गया, एंड दिस साइड ऑफ द बॉडी थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया, ठीक है, थोड़ा सा
पॉजिटिव हो गया। एंड ये क्यों हुआ? ये तो अचानक से नहीं हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि देयर इज अनदर बॉडी जहां जिसके वजह से हुआ। देयर इज अनदर चार्ज बॉडी जिसके वजह से हुआ, लेकिन देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। दिस वाज अ न्यूट्रल बॉडी, बट न्यूट्रल बॉडी ने क्या हुआ? चार्ज को इंड्यूस किया, थोड़ा सा ही चार्ज को इंड्यूस किया, लेकिन इंड्यूस जरूर किया। इस बॉडी है, मतलब ये जो चार्ज बॉडी था उसने इंड्यूस किया। So this is why this process is known as induction। ठीक है, इंडक्शन। एंड एक चीज ध्यान रखना, इंडक्शन ऑलवेज हैपेंस इन बॉडीज। इंडक्शन कभी भी पार्टिकल्स में नहीं हो सकता। ठीक है, पार्टिकल्स में कैसे होगा? अगर एक ही पार्टिकल रहेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक ही प्रोटॉन रहेगा, तो पॉसिबल नहीं है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ज्यादा मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स होने से ही तो वो डिफरेंस आ सकता है ना, मतलब ये यूथ सबको ओरिएंट कर सकता है ना। तो हम ध्यान रखना, इंडक्शन ऑलवेज हैपेंस इन बॉडीज। मैं लिख देता हूँ, इंडक्शन एंड नॉट इन पार्टिकल्स। ठीक है, इंडक्शन ऑलवेज हैपेंस इन बॉडीज एंड नॉट इन पार्टिकल्स। एंड ये इंडक्शन को लेके तुम लोग एक और भी अच्छा सा चीज, मतलब बाद के चैप्टर्स में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होते हैं उसको, इन सबको बाद में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम लोग बेसिक को ही समझ दिया, दैट इज चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। अभी एक चीज है जहाँ से हम लोग, अभी तुम लोग अगर पॉज करना चाहते हो, लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, मेरा तुम लोग पॉज करके लिख सकते हो। तो आज का क्लास हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट ही रखने वाले हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि जाने से पहले मैं तुम लोगों को एक प्रॉब्लम दे के जाना चाहता हूँ, एंड उस प्रॉब्लम का सल्यूशन तुम लोगों को मुझे नेक्स्ट दी करके लेके आना पड़ेगा। ठीक है, मतलब तुम लोगों को करना पड़ेगा। अगर तुम लोग नहीं करोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम लोगों ने कराई नहीं किया, तुम लोगों को ये समझ में नहीं आए। ठीक है, मैं तुम लोगों को एक तीन पहले दे देता हूँ, क्वेश्चन से पहले मैं तुम लोगों को तीन दे दे। इन हिल नाउ कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। ये ना तुम लोगों का है। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मैं क्वेश्चन दे देता हूँ। व्हाट इज द चार्ज, what is the charge on a body from which from which 1 million electrons are removed? What is the charge on a body from which 1 million electrons are removed? यहाँ पे चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, ये सब इन चीज से याद रखना। और एक चीज तुम लोग हिप में याद रख सकते हो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चलो, मैं बहुत बड़ा एक कील दे दिया मैंने, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इन दोनों प्रिंसिपल को अगर तुम लोग लगा सकते हो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? E इक्वल टू एम। चलो, मैंने तो आधा कर ही दिया। इन सब प्रिंसिपल को अगर लगा सकते हो तो तुम लोग इस प्रॉब्लम का भी आंसर निकाल सकते हो। ये शायद सीबीएसई में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, मुझे याद नहीं कौन से साल में आया था, लेकिन शायद सीबीएसई में आए। ठीक है, तो चलो आज के लिए हम लोग ये चैप्टर को कर देते हैं खत्म, मतलब इस लेक्चर को कर देते हैं खत्म। मैं एक बड़ा सा थैंक यू तुम लोगों को लिख देता हूँ। अगर तुम लोग लास्ट तक बने हुए हो और तुम लोगों को ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ये लेक्चर अच्छा लगा हो, तो ज़रूर से लाइक करना
और कमेंट करके बताना कि क्या चीज़ अच्छा लगा है, क्या चीज़ बुरा लगा है। क्योंकि ये फॉर्मेट ही थोड़ा-सा नया है, अब तक तो हम लोग किसी और चीज़ में करते रहते थे, डिजिटल में करते हैं। अभी हम लोग व्हाइट बोर्ड में आया हो व्हाइट बोर्ड में शिफ्ट हो चुके हैं हम लोग। अभी मेरा भी ये थोड़ा-सा नया ही है ये मीडियम में पढ़ाना, मतलब इस फॉर्मेट में पढ़ाना। तो तुम लोग भी मुझे बताओ कि ये चीज़ अच्छा लगा, ये चीज़ अच्छा नहीं लगा, कौन-सा चीज़ समझ में आया, कौन-सा चीज़ समझ में नहीं आया। और ज़रूर से एक कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा है, बुरा लगा है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं तुम लोगों को वहाँ पे रिप्लाई दे दूँगा। जो टेलीग्राम लिंक रहेगा वो टेलीग्राम लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है? मैं टेलीग्राम लिंक लिख भी देता हूँ। टेलीग्राम जो लिंक होगा दैट इज़ क्लास विस्टा फिजिक्स, ठीक है? क्लास विस्टा फिजिक्स सर्च करो, टेलीग्राम लिंक जॉइन कर लो, ठीक है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से डायरेक्ट जॉइन कर सकते हो, तो तुम लोगों को भी ईज़ी हो जाएगा डायरेक्टली जॉइन करना, ठीक है? तो चलो, मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ये वाला लेक्चर अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से देख लो, ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो। तो नेक्स्ट लेक्चर होगा, वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे कूलम्स लॉ से लेके हम लोग थोड़ा-सा वहाँ पे न्यूमेरिकल्स के ऊपर भी जाएँगे, ठीक है? थोड़ा-सा बेसिक वाला ही न्यूमेरिकल्स पहले करा दूँगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सब चीज़ें यहाँ पे क्लासेस में कंप्लीटली कवर हो जाएँगे। डोंट वरी अबाउट इट, बस तुम लोग अपना अच्छे से फोकस रखो, पढ़ाई करो, हार्ड वर्क करो, ठीक है? चलो, मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए बाय-बाय।